नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिन सास ससुर को बरसों पहले छोड़कर शहर में आ बसे, आज अचानक से दरवाजे पर खड़ी सास को देखकर बहू चौंक गई। अरे प्रतिमा, कितनी देर हो गई तुमसे कहते कहते। मुझे ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो रहा है और तुम हो कि नाश्ता लाने में भी तुम्हें 6 घंटे लग रहे हैं। जब तक तुम नाश्ता लेकर आओगी ना, तब तक तो मेरी मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। तुम रहने दो, मैं बाहर से ही लेकर कुछ खा लूंगा। अगर खाने के इंतजार में यहाँ बैठा रहूंगा तो मेरी नौकरी जरूर छूट जाएगी, खाना मिले ना मिले। जैसे ही बैग लेकर अरुण उठने लगा, उसकी पत्नी प्रतिमा चिल्लाते हुए बोली, अरे बस 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट में कौन सी आफत आ जाएगी, बस बन गया नाश्ता, अभी लेकर आती हूँ। किचन से नाश्ता लाकर टेबल पर रखती हुई प्रतिमा बोली, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, इतना सारा काम है, मैं अकेले कैसे करूं। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि एक आया ही रख दो। अभी मुझे दिन ही कितने हुए हैं, अभी हमारा बेबी 1 महीने का भी नहीं हुआ और यहाँ मुझे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो अरुण ने प्रतिमा से कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ प्रतिमा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी बहन को कुछ दिन और अपने पास रख लो। कम से कम वह यहाँ रहती तो तुम्हें थोड़ा आराम तो मिल जाता, लेकिन उसे तो खुद आराम चाहिए, जरा भी काम करने का मन नहीं करता उसका। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब प्रतिमा चिल्लाती हुई बोली, हाँ, बस मेरी बहन को ही हमेशा सुनाते रहना। अरे उसके अपने भी 50 काम हैं, वह यहाँ इतने दिन रह गई, वही बहुत है। तुम अपने घर से किसी को नहीं बुला सकते हो क्या? वैसे तो तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, लेकिन ऐसा परिवार भी किस काम का जब हमारी ज़रूरत के समय में हमारे काम ना आ सके। तब अरुण अपनी पत्नी की ओर घूमता हुआ बोला, बस करो प्रतिमा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, तो तुम कुछ और बोलने के लायक नहीं रहोगी। मुझे मत सिखाओ कि कौन अपना है और कौन नहीं। और जहाँ तक बात रही मेरे परिवार वालों की, तो उन्होंने कभी भी हमें खुद से अलग नहीं समझा। वह तो तुम ही थी जिसे गांव में 4 दिन ठहरना भी इतना भारी पड़ गया। खैर, तुमसे दिमाग मारने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मेरे ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे अपना मूड ऑफ नहीं करना। इतना कहता हुआ अरुण अपना लंच बॉक्स उठाकर बाहर निकल गया और इधर प्रतिमा बड़बड़ाती रही, सब कुछ मेरे ही तो सर पर रख दोगे तुम, जरा सा कुछ कह दो तो पेट में दर्द होने लगता है। अपने परिवार वालों के लिए बात सुनी नहीं जाती। सर पर हाथ मारती हुई बोली, पता नहीं भगवान ने कहाँ लाकर पटक दिया। प्रतिमा अपने घर के काम निपटा रही थी और उधर अरुण जब से अपने घर से आया था तब से ही परेशान था, और उसकी परेशानी का कारण उसकी पत्नी ही थी, या कहो कि उसकी परिस्थितियां थीं जिनके कारण वह इतना परेशान था। और अरुण को यूं गुमसुम बैठा हुआ देख अरुण के एक दोस्त ने पूछा, क्या हुआ अरुण, इतना चुप क्यों बैठा है? लगता है भाभी से झगड़ा करके आया है। क्या आज भाभी ने तुझे खाना नहीं दिया? और अरुण का दोस्त उससे मजाक करने लगा, लेकिन फिर भी जब अरुण नहीं हंसा तो अरुण के दोस्त ने उससे पूछा, अरे यार, ऐसी भी क्या सीरियस बात हो गई जो तू इतना चुपचाप बैठा है? कम से कम मुझे तो बता ही सकता है। अच्छा बता चल, क्या बात हो गई जो तू इतना परेशान है? तुझे तो अपना माइंड फ्रेश रखना चाहिए यार, अभी कुछ ही देर में बॉस आने वाले होंगे और फिर तुझे बॉस के सामने प्रेजेंटेशन भी तो देनी है। अरुण उसकी बात सुनकर बोला, प्रेजेंटेशन तो देनी है यार, लेकिन इन दिनों मैं घर की प्रॉब्लम्स में बहुत उलझ सा गया हूँ। और फिर आज प्रतिमा की बातें सुनकर बहुत सारी बातें दिमाग में फिर से आ गईं।
जिन्हें मैं पिछले काफी समय से भूलना चाह रहा हूँ, लेकिन चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। अपने घर की आज फिर से याद आ गई। अपने माँ बाबूजी के साथ मैंने बहुत गलत किया है यार। उनके बुढ़ापे में जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब मैं उन्हें छोड़ छाड़ कर अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गया। ऐसे में भी मेरी पत्नी को मुझसे ही शिकायतें हैं। क्या नहीं किया मैंने उसकी खुशी के लिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वह हर बात के लिए मुझे ही दोषी ठहराती है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, और किसे अपनी परेशानी कहूं। कि इतनी ही देर में अरुण का बॉस ऑफिस में आ गया और अरुण के पास आकर बोला, अरुण, 15 मिनट में हमारे क्लाइंट्स ऑफिस में पहुंचने वाले हैं। अपनी प्रेजेंटेशन रेडी रखना। और हाँ, इस बार प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर बॉस अपने कैबिन में चला गया और इधर अरुण अपने घर गृहस्थी की परेशानी को छोड़कर अपने ऑफिस के काम में लग गया। जैसे ही एक क्लाइंट्स आए तो अरुण ने उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। इधर घर की परेशानी के चलते उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कई बार वह प्रेजेंटेशन में गलती करते करते बचा और इसीलिए वह अपने बॉस से 5 मिनट का ब्रेक मांगकर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए गया। थोड़ी देर बाद अरुण वापस आया और उसने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी की। अरुण की प्रेजेंटेशन को देखकर आखिरकार क्लाइंट्स खुश हुए और उन्होंने अपनी डील अरुण के बॉस के साथ फाइनल कर दी और चले गए। अरुण ने अपने बॉस से अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन अरुण के बॉस ने इस बार उससे कुछ नहीं कहा। केवल इतना ही कहा कि अच्छा हुआ अरुण कि क्लाइंट्स को तुमने हैंडल कर लिया। अगर लास्ट टाइम में तुम अपनी गलती नहीं सुधारते तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलता और मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल देता। लेकिन लास्ट टाइम में तुमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। वेल डन, कीप गोइंग। अरुण को अप्रिशिएट करके बॉस फिर से अपने कैबिन में चले गए। इधर अरुण बेचारा ऑफिस का अपना काम निपटाकर घर पहुंचा तो देखा कि प्रतिमा ने अभी तक खाने को कुछ नहीं बनाया। इस पर अरुण ने प्रतिमा से पूछा, प्रतिमा, तुमने खाने पीने को कुछ नहीं बनाया क्या? तब प्रतिमा बोली, मेरे बस का नहीं है इतना काम। सुबह से तुम्हारे बच्चे को संभालो और उनसे फ्री होते ही तुम्हारे घर के कामों में लग जाऊं। मेरे बस का नहीं है इतना सब। अरुण बोला, प्रतिमा, मैं तुमसे बस पूछ रहा हूँ कि खाना क्यों नहीं बनाया, और फिर तुम तो हर बात पर ऐसे कह देती हो जैसे अब घर की रोटी सब्जी भी मैं ही बनाया करूं। और फिर आखिर तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है जो हर वक्त इतना चिल्लाती रहती हो? तो प्रतिमा फिर से चिल्लाती हुई बोली, अच्छा, मैं चिल्लाती रहती हूँ? पहले ज़रा अपनी तरफ देखो। किसी काम में मेरी मदद नहीं कर सकते। सुबह को सबसे पहले उठती हूँ और रात को सबसे लेट सोती हूँ। इतने पर भी तुम्हें मेरा तो कोई काम दिखाई नहीं देता। ऐसे कहती हुई प्रतिमा बिस्तर से उठ खड़ी हुई। प्रतिमा को बिना बात ही झुंझलाता हुआ देखकर अरुण भी गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर बोला, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? हर वक्त चिल्लाती रहती हो। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम शहर चलकर रहो। वह तो तुम ही थी जिससे घर का जरा सा काम ना हुआ। तब तुम्हें गांव में रहने में प्रॉब्लम थी और अब तुम्हें तुम्हारी मर्जी के अनुसार मैं शहर में ले आया तो तुम्हें इसमें भी समस्या है। अब तुमसे मेरा खाना तक नहीं बनाया जाता। अरे, कैसी इंसान हो तुम? इतना सा काम करने में तुम्हारे हाथ दुख जाते हैं? तब प्रतिमा बोली, हाथ दुख जाते हैं? कितनी बार कहा है कि फोन करके अपनी माँ को बुला लो। यहाँ आ जाएंगी तो आफत नहीं आ जाएगी। वैसे भी मुझसे अब कुछ नहीं किया जाता और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे काम कर दूं। जब मैंने तुमसे कहा है कि अपनी माँ को बुला लो तो उससे क्यों नहीं बुला लेते? इस पर अरुण बोला, जब मैंने प्रिया को रुकने के लिए कहा था
तुम्हारी बहन को कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, 10-15 दिन और रुक जाए। तो उसे रुकने में कौन सी परेशानी थी? और तुम हर वक्त माँ को बुलाने के लिए कहती रहती हो, जैसे मैं फोन करूंगा और माँ दौड़ी चली आएंगी। तुमने जितना सब किया है ना उनके साथ, तुम उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि वह तुम्हारे लिए शहर आ जाएंगी? एक बार जरा खुद सोच कर देखो कि उस दिन तुमने माँ के साथ क्या कुछ नहीं किया, और ऐसे में भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब इतना सब होने के बाद आखिर माँ तुम्हारे लिए यहाँ क्यों आएंगी? और क्यों वह मेरी बात मानेंगी जिसने उनकी एक बात नहीं सुनी? जरा अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। प्रतिमा, अगर तुम्हारे साथ कोई इतना सब करता तो क्या फिर भी तुम उसके लिए अपना घर बार छोड़कर कहीं और चली आती? नहीं ना? तो बस माँ कैसे आ सकती हैं? इस बार प्रतिमा कुछ नहीं बोली और बिल्कुल चुप बैठ गई। अरुण और प्रतिमा दोनों ने ही ठीक से कुछ नहीं खाया। जब प्रतिमा ने कुछ नहीं खाया तो अरुण ने बाहर से खाना ऑर्डर किया और दोनों खाना खाकर सो गए। आज इतने समय बाद प्रतिमा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने उस दिन अपनी सास के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। दरअसल प्रतिमा शुरू से ही शहर में पली बड़ी थी, और जब उसकी शादी अरुण से कर दी गई तो वह अरुण के साथ उसके गांव चली गई। गांव में कुछ दिन रहने के बाद ही प्रतिमा को वहां की हर चीज से परेशानी होने लगी थी, और अपने सास और ससुर से अलग होने के लिए प्रतिमा बात बात पर झुंझलाने लगी। बिना बात ही भड़कती रहती, बिना किसी गलती के अपने हिसाब से सास ससुर को उल्टा बोलने लगती, और किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ही घर में कलेश करती रहती। उसकी इसी आदत के चलते उसकी सास ने प्रतिमा से ज्यादा बात करना छोड़ दिया। लेकिन अब भी प्रतिमा ने अपने सास ससुर का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वह तो यह चाहती थी कि किसी भी तरह से अरुण उसे अपने साथ ले जाए। एक दिन प्रतिमा की सास आराम कर रही थी तो प्रतिमा बिना बात ही झुंझलाने लगी। इस घर में सारा काम मैं ही करती रहूं, खाने के टाइम तो सब आगे बढ़कर आ जाते हैं और काम करने का किसी का मन नहीं करता। अभी इतना भी बुढ़ापा नहीं है, लेकिन फिर भी जब देखो तब बिस्तर में पड़े रहने को चाहिए, कुछ काम करने का मन नहीं करता। हे भगवान, इस बुढ़ापे में भी हर वक्त बस पड़े रहना, यह नहीं है कि जरा काम कर लें जिससे कि हाथ पैर चलते रहें। बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहेंगे तो ही सही है, वरना इस शरीर में जंग लग जाएगी। इतना सब कहते हुए प्रतिमा अपना काम किए जा रही थी, और उसे अच्छे से पता था कि उसकी सास यह सब बातें सुन रही है, और वह जानबूझकर अपनी सास को यह सब बातें सुना रही थी। पर इस पर भी प्रतिमा की सास ने प्रतिमा से ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो अगले दिन प्रतिमा ने अपनी सास के आगे से खाने की प्लेट उठा ली, जिसे देखकर प्रतिमा की सास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, और अब वह भी चुप न रहीं। उन्होंने प्रतिमा को खूब डांट लगाई, लेकिन प्रतिमा किसी की सुनने वाली कहाँ थी। वह तो खुद ही दूसरों को 4 बातें सुना दिया करती थी। जैसे ही प्रतिमा की सास ने उसे कुछ कहा, उसने तुरंत ही उन्हें उल्टा जवाब दे दिया और बोली, माँ जी, बुढ़ापे में इतना खाओगी, इतना खाकर कहाँ जाओगी? ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ती हो जो इतना सब खाने को चाहिए? अरे थोड़ा कम खाया करो, पूरे दिन घर में पड़ी ही तो रहती हो, खाना खाकर मोटी हो जाओगी, बीमारियों का घर बन जाएगा तुम्हारा शरीर, और फिर तुम्हारा इलाज कराने के लिए दुनिया भर के पैसे लगेंगे। और कहे देती हूँ, मैं इनकी जेब से 1 रुपया भी फालतू का खर्च नहीं होने दूंगी। इस बात पर प्रतिमा की सास चिढ़ गई, और उस दिन घर में बहुत कलेश मचा। शाम को जब अरुण घर पहुंचा तो अरुण के सामने सारी बात रख दी गई। तब प्रतिमा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे बुढ़े बुढ़िया के साथ नहीं रहना।
मैं अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हूँ। और इस पर अरुण के माँ बाप ने भी उस पर कोई दबाव नहीं बनाया। उन्होंने सारी बात अरुण के ऊपर छोड़ दी। उन्होंने अरुण से कहा कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो बेटा, हम तुम्हें किसी भी चीज के लिए रोकेंगे नहीं। हम यही चाहते हैं कि हमारे कारण तुम्हारा परिवार ना टूटे। तो अरुण ने अपनी पत्नी का साथ दिया और उसे लेकर शहर आ गया। और तब से लेकर आज तक अरुण उस शहर में ही रहता है, वापस अपने गांव नहीं गया। इस बात को लगभग 1 साल हो चुका है। अब अचानक से अपनी माँ को भला कैसे बुला सकता था? 1 साल से जिन माँ बाप को उसने मुड़कर भी नहीं देखा, आज भला अपने मतलब के लिए वह कैसे उनके पास मुंह उठाकर चला जाता? उसे इस बात का एहसास था कि उसने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया है, और इस सब के बाद उसके माँ बाप उसे माफ नहीं करेंगे। इसलिए अरुण ने पहले ही प्रतिभा को मना कर दिया। और आज सारी बातों को याद करके प्रतिमा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि शायद अरुण सही कह रहा है। जिन सास ससुर से अलग होने के लिए प्रतिमा ने दिन रात घर को अखाड़ा बनाकर रख दिया, आज वह उन्हीं सास ससुर के पास उन्हें बुलाने के लिए जाएगी तो वह क्यों उसके साथ आएंगे? क्या वह नहीं समझेंगे कि आज अपने मतलब के लिए वह दौड़ी चली आई, और जब उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी तो उसने उन्हें खुद से बिल्कुल अलग कर दिया। प्रतिमा ने अरुण से कुछ न कहा। अगले दिन सुबह हुई। जब प्रतिमा और अरुण सोकर उठे तो देखा कि डोरबेल बजी। तभी प्रतिमा बाहर देखने के लिए गई कि कौन आया है, लेकिन जैसे ही प्रतिमा ने दरवाजा खोला तो वह चौंक गई। अचानक से उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सास उसके सामने खड़ी है। प्रतिमा एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं पाई और अरुण को आवाज देकर बोली, अरुण, जल्दी बाहर आओ, देखो दरवाजे पर कौन आया है। प्रतिमा की आवाज सुनकर अरुण भी दौड़ा चला आया, और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक आई और वह तुरंत ही उनके पैर छूने लगा। जैसे ही अरुण पैर छूने के लिए नीचे झुका, उसने प्रतिमा की ओर देखा और उसे भी पैर छूने का इशारा किया। प्रतिमा ने अपनी सास के पैर छुए और उन्हें अंदर बुलाया। प्रतिमा ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया और पानी पीने के बाद प्रतिमा की सास निर्मला जी उठीं और उठकर घर के बाकी कामों में लग गईं। उन्होंने प्रतिमा को एक जगह बैठने को कहा और कहा कि अब फिर बाकी के सारे काम वे खुद कर लेंगी। प्रतिमा को एक जगह बैठाया और प्रतिमा की सास निर्मला जी ने फटाफट सबके लिए नाश्ता बनाया। जैसे ही सब लोगों ने नाश्ता किया, तब तक प्रतिमा जी ने अपने बेटे का लंच रेडी कर दिया और प्रतिमा को खाने के लिए कुछ दिया। वह गांव से ही प्रतिमा के लिए खाने को बहुत सारा सामान बना कर लाई थी, जो कि डिलीवरी के बाद किसी भी स्त्री को दिया जाता है। प्रतिमा ने अपनी सास का दिया हुआ खाना खत्म किया और अपने पति की ओर देखने लगी, लेकिन पति पत्नी दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी माँ से कुछ पूछ सकें। इधर निर्मला जी भी बिना किसी से ज्यादा बात किए अपने काम करने में लग गईं। आज तो प्रतिमा सुबह से ही बिस्तर पर बैठी हुई थी और ऐसे ही उसे शाम हो गई। उसकी सास ने उसे बिस्तर से उठने का मौका ही नहीं दिया। खाने के लिए भी उसे बिस्तर में ला कर दिया और बिस्तर से ही उसके बर्तन भी उठाकर ले गईं। प्रतिमा ने खुद नहाने के अलावा और कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि उसके बच्चे की मालिश, उसे नहलाना धुलाना, सब कुछ प्रतिमा की सास निर्मला जी ने ही किया। इधर प्रतिमा यह सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर अचानक से उसकी सास घर कैसे आ गईं, उन्हें किसने बताया। और अरुण भी यही सोच रहा था। शाम को जब अरुण ऑफिस से
घर आया तो खाना खाने के बाद उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, कैसी हैं आप और घर पर सब कैसे हैं? निर्मला जी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, सब अच्छे हैं, जैसा छोड़कर आए थे सब वैसे ही हैं। अरुण ने अपनी माँ से बात करनी चाही, लेकिन निर्मला जी उसकी बातों को नजरअंदाज करती हुई किचन में चली गईं और सारा काम निपटा कर अपने कमरे में यानी कि गेस्ट रूम में जाकर लेट गईं। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। अरुण पहले से ही अपनी की हुई गलती पर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अपनी माँ की नाराजगी देखकर उसे अपनी गलती और बड़ी लग रही थी। उसके मन में ढेरों बातें चल रही थीं, लेकिन जब तक वह अपनी माँ से बात नहीं कर लेता, उसे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। इसीलिए अरुण ने खाना खाने के बाद जब निर्मला जी अपने कमरे में चली गईं, तो अरुण भी अपनी माँ के कमरे में पहुंचा और जाकर उनके पैरों को दबाने लगा। निर्मला जी ने आंखें खोली और अरुण की ओर देखती हुई बोली, यह सब क्या कर रहा है तू? जाकर अपने कमरे में आराम कर। मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अरुण अपनी माँ की नाराजगी को समझ रहा था और वह अपनी माँ के पांव पकड़कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी की हुई गलती पर बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और फिर आप ही बताइए, अगर इस सब की वजह से मेरा परिवार टूटता, क्या आप खुद को माफ कर पाती? उस वक्त मेरे लिए भी फैसला लेना बहुत कठिन था, लेकिन तब भी मैंने आपकी बात को मानते हुए ही फैसला लिया। आपसे दूर होने का जितना दुख आपको है उतना ही दुख मुझे भी है। जैसे आप उस दिन अपने बेटे से दूर हुई थीं, वैसे ही मैं भी अपने माँ बाप से दूर हुआ था। पर मैं तब से लेकर आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। और फिर मुझसे आपने ही तो कहा था कि अगर मेरी किसी फैसले से मेरा परिवार टूटता है तो मुझे वह फैसला नहीं लेना है। और आपकी बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने वह फैसला लिया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने प्रतिमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी, अपनी मनमानी करने में लगी हुई थी। बाहर प्रतिमा भी यह सब बातें खड़ी खड़ी सुन रही थी और उनकी इतनी बातें सुनकर और उसे रोता हुआ देखकर निर्मला जी खुद भी रोने लगीं और अरुण को चुप कराती हुई बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। चुप हो जा। ईश्वर की जो मर्जी होगी होगा तो वही। कोई बात नहीं, चल उठ जा। मैंने तुझे माफ कर दिया। निर्मला जी अरुण को चुप कराने लगी और अरुण अपनी माँ के गले लग गया। निर्मला जी ने अपने बेटे को माफ कर दिया। दोनों माँ बेटे बैठकर बातें करते रहे और उन्हें बहुत देर हो गई। बातें करते करते, माँ, आप अचानक यहाँ कैसे आ गईं? हमने तो आपको फोन भी नहीं किया। तब निर्मला जी ने अपने बेटे को बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने अपने पोते को देखा और फिर उनके गांव से शहर में आने वाले एक लड़के ने उन्हें अरुण के बेटे के बारे में बताया था। और जब उन्हें अरुण और प्रतिमा के बच्चे के बारे में पता चला तो वे खुद को रोक नहीं सकीं, लेकिन जब बहू का बर्ताव याद आया तो खुद को समझा लिया। लेकिन आज जब बहू की चचेरी बहन से बात हुई तो पता चला कि तुम दोनों यहाँ कितने परेशान हो और बेचारी बहू को इस हाल में भी सारा काम करना पड़ रहा है। जब मैंने यह सब सुना तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ दौड़ी चली आई। मैं अपनी जिद के चक्कर में बहू का शरीर तो खराब नहीं होने दे सकती ना। ऐसे समय पर यदि औरत को पूरा आराम ना मिले या ढंग से खाने पीने को ना मिले तो उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। और वैसे भी बच्चा होने के बाद कम से कम 1 सवा महीने तक तो औरत को बिस्तर में ही आराम करना चाहिए। थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम कर ले वह बात अलग है,
पर यहाँ तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना यही बहुत बड़ा काम है। बेचारी बार बार अगर छत पर चढ़ेगी और नीचे उतरेगी तो उसकी तो तबीयत वैसे भी खराब ही रहेगी। कोई बात नहीं, पर अगर बहू तुझसे कुछ कहे या उसे यहाँ मेरा आना पसंद ना हो तो उसे समझा देना कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाती मैं तब तक ही हूँ। जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। बस 20-25 दिन की बात है, ज्यादा से ज्यादा महीने भर में वह बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी और उसकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। उसके बाद मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। तू बहू को समझा देना कि वह परेशान ना हो। अपनी सास की बातें सुनकर प्रतिमा को अपनी ही सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर उसने उन सास ससुर को खुद से दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज उसके मुश्किल समय में उसकी वही सास बिना बुलाए दौड़ी चली आई और एक और अपनी ही बहन जो उसके पास से कहकर गई थी कि दीदी 2 दिन कॉलेज चली जाऊं, उसके बाद वापस आ जाऊंगी। आज एक हफ्ता बीत गया, लेकिन ना ही तो वह खुद लौट कर आई और ना ही उसने फोन पर भी पूछना जरूरी समझा। प्रतिमा को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था और यह सब बातें सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गईं। उधर अरुण अपनी माँ से कहने लगा, माँ, ऐसा क्यों कहती हो? यह घर तुम्हारा भी है। तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ रहो और जब तुम्हारा मन करे तब तुम यहाँ आ सकती हो। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इस पर निर्मला जी बोली, बेटा, तू तो मुझे नहीं रोकेगा, पर तेरी पत्नी, उसे मैं एक आंख नहीं सुहाती। बेचारी पता नहीं कैसे मुझे 20-25 दिन तक झेलेगी। अगर यहाँ आना जरूरी ना होता तो मैं तुम दोनों की खुशी को देखते हुए यहाँ कभी नहीं आती। पर अब क्या करूं? मैं जानती हूँ कि प्रतिमा मन ही मन मुझे कोस रही होगी कि मैं पता नहीं यहाँ क्यों चली आई। इसीलिए दोबारा आने का तो कोई मतलब नहीं है। खामखा तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ाई करेगी। तब प्रतिमा कमरे के अंदर आती हुई बोली, प्रतिमा कौन होती है आपको यहाँ आने से रोकने वाली? माँ जी, यह आपके बेटे का घर है। आप जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। प्रतिमा को देखकर अरुण और निर्मला जी दोनों चौंक गए। तब प्रतिमा बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत गलत किया। मैंने आपको आपके बेटे से दूर करने की कोशिश की। एक लड़की होकर, एक औरत होकर मैं खुद यह भूल गई कि किसी औरत की जिंदगी में उसकी औलाद की क्या कीमत होती है। लेकिन आज मैं यह बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अगर मेरे मुन्ने को मुझसे कोई 1 घंटे के लिए भी दूर कर दे तो भी मैं नहीं रह पाती। फिर आपके बेटे को तो मैंने आपसे कितने समय तक दूर रखा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। प्लीज अरुण, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने स्वार्थ में आकर आपके बारे में कभी नहीं सोचा कि जिन माँ बाप के साथ आप बचपन से रहे, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, मैंने आपको उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर ही रही थी। आपको उनकी कितनी याद आती होगी, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। कितनी स्वार्थी हूं मैं। यह सब कहती कहती प्रतिमा रोने लगी तो उसकी सास ने प्रतिमा को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा बेटा, ऐसी हालत में ज्यादा रोया नहीं करते, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रतिमा हाथ जोड़कर अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांग रही थी और आखिरकार उसकी सास ने भी उसे माफ कर दिया और अरुण ने भी। प्रतिमा ने फिर कभी भी अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव ना करने का प्रण लिया। उसने अपनी सास को वादा किया कि जैसे वह अपनी माँ को प्यार और सम्मान देती है, वैसे ही आज से वह अपनी सास और ससुर को भी प्यार और सम्मान देगी। उनकी भी उतनी ही इज्जत करेगी जितनी अपने माता पिता की करती है। उसके बाद दोनों के बीच गलतफहमियां खत्म हो गईं और अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। थोड़े समय बाद
अब प्रतिभा भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और वह अपने सास ससुर के साथ गांव में भी रहने को तैयार थी, लेकिन उसके सास ससुर ने ही मना कर दिया। अब हर हफ्ते या तो अरुण और प्रतिभा गांव चले जाया करते या फिर उनके सास ससुर रहने के लिए कभी कभी शहर आ जाया करते। अब वे लोग दूर तो रहते थे, लेकिन दूर रहकर भी एक दूसरे के पास थे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नए वीडियो में नई कहानी के साथ।